हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 8वां। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले 7 चैप्टर हमने लगा लिए हैं और ये चैप्टर नंबर 8वां है। तो इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। ठीक फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या हमारे देश में ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, तो वही देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं वीडियो पर सीधा। पहला है परंपरागत परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई उससे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई थी तो उसकी बात बताई जा रही है। उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके फलस्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार हुआ। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बताई जा रही है जो ब्रिटिशों ने जो अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी उससे जो औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया था। और इसका जो भी ढांचा वगैरह था वो ब्रिटिश अपने अकॉर्डिंग ही चेंज करते रहते थे अपने फायदे के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है, जिसके फलस्वरूप ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार हुआ। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दस्तकारों और शिल्पियों की बर्बादी। ठीक फ्रेंड्स, दस्तकारों और शिल्पियों की बर्बादी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रमुख। फ्रेंड्स, इस पतन का प्रमुख कारण था इंग्लैंड से आयात होने वाली मशीनरी द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिबंध था। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो भारत के दस्तकार और शिल्पी वगैरह क्यों बर्बाद हो गए, क्योंकि जो इसका प्रमुख कारण यह था जो इंग्लैंड से जो मशीन के द्वारा माल तैयार किया हुआ आता था ना, वो बिल्कुल सस्ता था और इजी प्रोवाइड करवा देते थे ये। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो कोई शर्ट है या कोई स्वेटर वगैरह है तो हाथ से इंडिया वाले हाथ से बनाते थे कारीगर। ठीक फ्रेंड्स, और ब्रिटेन में मशीन से बन के आता तो हाथ से बनने में काफ़ी टाइम लगता था और मशीन से बनने में काफ़ी जल्दी बन जाता था प्रोडक्ट। ठीक फ्रेंड्स, और वो सस्ता भी था। तो उसी के कारण इनकी ये क्या कहते हैं इंग्लैंड से आयातित वस्तुएं मशीनरी द्वारा बनाई जाती थी और वस्तुएं सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिबद्धता करनी पड़ती थी। ठीक फ्रेंड्स, इनकी वस्तुएं मशीनों के द्वारा बनती थी और बढ़िया कढ़ाई फिनिशिंग वगैरह आती थी, बट हाथ से इतनी जल्दी ना तो माल तैयार होता था और फिर टाइम लगता था तैयार होने में। इनकी मशीन से वस्तुएं बनती थी और सस्ती थी। ठीक फ्रेंड्स, जिसके कारण भारत के जो दस्तकार और शिल्पी वगैरह थे इनकी वस्तुओं इनके प्रोडक्ट के सामने इनकी प्रतिबद्धता करनी पड़ती थी। आगे देखेंगे। 18 अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भारत के ऊपर लाद दी। ठीक फ्रेंड्स, और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुएं विशेषकर सूती कपड़ों की तुरंत बड़ी भरमार हो गई। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इंग्लैंड में मशीनरी दौर चल रहा था तो मशीन से बहुत जल्दी प्रोडक्ट वगैरह तैयार हो जाता था और वही ब्रिटिश की एक तरफा भारत व्यापार नीति भारत के ऊपर ला दी जा रही थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। और जो सूती का कपड़े थे उस टाइम सबसे ज़्यादा मार काट पड़ी हुई थी सूती कपड़ों की। ठीक फ्रेंड्स, सूती कपड़ों की भरमार कर दी होगी इन्होंने मशीन के द्वारा बना बना के। आगे देखेंगे। रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं को देश देश के सुदूर गांव में पहुंचाने या कोने कोने में पहुंचाने और परंपरागत उद्योगों को की जड़ें खोदने में सहायता मिली। ठीक फ्रेंड्स, जो ये बात बताई जा रही जो रेलवे का विकास करवाया था ना अंग्रेजों ने, वो अपने वस्तुओं को देश के कोने कोने सुदूर इलाकों में या फिर देश के कोने कोने में पहुंचाने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में रेलवे ने भी काफ़ी सहायता की थी अंग्रेजों की। हम नीचे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में दस्तकारों पर अत्याचार किए। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अंग्रेज वगैरह अपनी कंपनी के मालिक थे, पूरा अत्याचार कर रहे थे, तो इस वजह से भी दस्तकार वगैरह काफ़ी बर्बाद हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे यहाँ से। ब्रिटेन और यूरोप में। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय वस्तुओं पर पर आयात पर उच्च आयात शुल्क और तथा अन्य प्रतिबंध लगाए गए। ठीक फ्रेंड्स, जो भारत की वस्तुएं बनकर जाती थी ब्रिटेन वगैरह में तो वहाँ पर हाई टैक्स लगा दिए जाते थे और अन्य कई टैक्स लगाए जाते थे हमारे देश की वस्तुओं पर। ब्रिटेन और यूरोप में जब जाती थी हमारे देश की वस्तुएं बिकने तो वहाँ पर ये लिखा है ना, वस्तुओं के आयात पर आयात शुल्क और अन्य प्रतिबंध लगाए। ठीक फ्रेंड, ये पेंसिल से लगाया मैंने, लगाए। आगे देखेंगे यहाँ से। इसके इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों और कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने ले लिया और जिन्हें बिल्कुल निरपराध रूप से अपने देश के उत्पादनों को अपनाया। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है जी। इसके अलावा जो शासक वर्ग था, ठीक फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड
के जो भी कंपनी वगैरह के मालिक थे या उनके तलवे वगैरह चाटते थे उनकी बात बताई जा रही है। इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों और कुलीन पुरुषों के स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने ले लिया था और उन्होंने बिल्कुल निरपराध से अपने देश के उत्पादन को अपनाया। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ से अब उद्योगीकरण। ठीक फ्रेंड्स, अब उद्योगीकरण 1901 से 1941 के बीच। ठीक फ्रेंड्स, 1901 से 1941 के बीच 73%। ठीक फ्रेंड्स, 73% से बढ़कर 70% हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अब मैंने मार्क कर दिया, ये भूल गया था। अब उद्योगीकरण 1901 से 1941 के बीच 63% से बढ़कर 70% हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे किसानों की दरिद्रता की, किसान क्यों मतलब गरीब होते जा रहे थे। तो देखिए बंगाल में, ठीक फ्रेंड, बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ से ही अधिकतम भू राजस्व उगाने की लॉर्ड क्लाइव, ठीक फ्रेंड्स, उगाने की क्लाइव और वारेन हेस्टिंग की नीति। ठीक फ्रेंड्स, जो वारेन हेस्टिंग ने नीति बनाई थी ना कि जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा हम उसी को ठेकेदारी प्रथा दे देंगे। मतलब कोई गांव था तो उस गांव में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को उस पूरे गांव का मतलब कर वसूलने का अधिकार दे दिया था इसने, वारेन हेस्टिंग ने। ये सब हम पीछे पढ़ के वो आए हुए हैं। तो देखिए बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ से ही अधिकतम भू राजस्व उगाने की क्लाइव और वारेन हेस्टिंग की नीति ने इतना विध्वंस हुआ। ठीक फ्रेंड्स, जो इनकी नीति वगैरह थी उससे काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, इतना विनाश हुआ था कि कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लफ्जों में कहा था। ठीक फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लफ्जों में ये कहा था कि एक तिहाई बंगाल, ठीक फ्रेंड्स, एक तिहाई बंगाल जंगल में बदल गया और इसमें केवल बंचर रहते, मतलब जंगली जानवर रहते, मतलब इतना शोषण हो रहा था उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, तो कॉर्नवालिस को गुस्सा आ गया, वो इसने गुस्से भरे लहजे में कहा था कि एक तिहाई बंगाल जंगल में बदल गया तो और इसमें केवल बंचर यानी कि जंगली जानवर रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे रैयतबाड़ी और मालवाड़ी क्षेत्रों में। ठीक फ्रेंड्स, रैयतबाड़ी और मालवाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने जमींदारों का स्थान ले लिया तथा अधिक भू राजस्व निर्धारित किया। ठीक फ्रेंड्स, जो सिर्फ रैयतबाड़ी और मालवाड़ी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने चलाई थी, कब चलाई थी, कहाँ चलाई थी, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप जाके देख लेना अगर किसी ने ना देखी हो। तो रैयतबाड़ी और मालवाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने जमींदारों का स्थान ले लिया था तथा अत्यधिक भू राजस्व निर्धारित किया, मतलब सरकार और भी ज़्यादा टैक्स वसूल रही थी। अब देखेंगे यहाँ से बिशप हेबर ने लिखा था। ठीक फ्रेंड्स, बिशप हेबर ने 1826 में लिखा था। अब देखिए बिशप हेबर ने 1826 में लिखा था, क्या लिखा था अभी देखें। तो देखिए इन्होंने लिखा था भू राजस्व की रकम प्रति वर्ष बढ़ाई जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, ये भी बिशप हेबर का कथन है कि भू राजस्व की रकम प्रति वर्ष बढ़ाई जाती थी। वह 1857-58 में 15.3 करोड़ थी, जो बढ़कर 1936-37 में, ठीक फ्रेंड, 1936 में 25 करोड़ क्या कहते हैं 35.8 करोड़ हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये कथन था बिशप हेबर का। अब आगे देखेंगे 20वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी तथा भूस्वामी खुदखोरों, सौदागरों और सुदूर गांवों तक प्रवेश हो चुका था। ठीक फ्रेंड, 20वीं शताब्दी तक अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई थी और जो भूस्वामी थे, खुदखोर थे और ये सौदागर थे, इनका गांव में भी प्रवेश हो चुका था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये जमाखोरी वगैरह करते थे ना, इनकी बात बताई जा रही कि ये गांव में भी एंटर कर चुके थे उस टाइम। कृषि सुधार पर सरकार ने बहुत कम खर्च किया। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। आगे देखिए बहुधा राजस्व भुगतान। ठीक फ्रेंड्स, बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता के कारण, ठीक फ्रेंड्स, जो असमर्थता के कारण किसान को महाजन से ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, जो बहुधा राजस्व मतलब कई प्रकार के जो टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, तो उसका भुगतान करने के लिए मतलब मजबूर होकर किसानों को महाजनों से ऊंची दरों पर यानी कि ऊंचे ब्याजों पर कर लेना पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझा दिया है। अब आगे देखेंगे महाजन। जो ये महाजन थे ना, जो कर्ज वगैरह देते थे, ये इनके साथ मतलब कर्ज देते थे। मान लो 10,000 रुपये दिया 10% पे ब्याज पे, लेकिन 10,000 की जगह अपने खातों में या डायरियों में या वही खातों में ये 20,000 रुपये लिख देते थे, मतलब ऊंची कर लिख देते थे और उसमें ऊंचा ब्याज लगाते रहते थे। ऐसा ही करके ये अनपढ़ तो थे ही किसान गाँव वाले, तो इनसे कुछ भी लिखवा लिया जाता था और वो इनको इस कर्ज में और इस ब्याज के चक्कर में जब तक उलझा के रखते थे, जब तक वो अपनी ज़मीनों को बेचने के लिए तैयार नहीं हो जाता था या अपनी ज़मीनों से हाथ ना धो बैठे। ठीक फ्रेंड्स, तो सिंपल वे में समझा दिया। आप चलते हैं इस पैरे पर।
ऊंची दरों पर ब्याज लेता था। ठीक फ्रेंड्स, जो महाजन थे जो ऊंची दरों पर ब्याज लेता था, गलत हिसाब किताब, जाली दस्तावेज और कर्जदार के कर्ज की वास्तविक रकमों से अधिक पर दस्तखत कराने जैसी धूर्ततापूर्ण कार्रवाई द्वारा किसानों को तब तक कर्ज में फांसे रखता था जब तक वह अपनी जमीनों से हाथ ना धो बैठता था। ठीक फ्रेंड, ये सिंपल वे में मैंने पहले समझा दिया है, वही बात बताई गई है यहाँ। आगे देखिए 1911 में कुल, ठीक फ्रेंड, 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। ठीक फ्रेंड, देख लो कितना कर्ज वसूलते थे, 3 अरब। 1911 में कुल ग्रामीण यानी गांव वालों से 3 अरब रुपए कर्ज आंका गया था। ठीक फ्रेंड्स, आंका गया था। 1937 में यह है, ठीक फ्रेंड, 1937 में वह 18 अरब रुपए पहुंच गया था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 1911 में तो 3 अरब रुपए था, कर्ज गांव वालों से इकट्ठा हुआ था या फिर लिया जाता था, और 1937 में यह 18 अरब रुपए पहुंच गया था बढ़कर। देख लो कितना शोषण हो रहा था उस देश में, उस टाइम हमारे देश में। आगे देखेंगे, यह है, ठीक फ्रेंड्स, यह हिसाब लगाया गया है कि, ठीक फ्रेंड्स, यह हिसाब लगाया गया है कि 1950-51 में भू लगान तथा महाजन का ब्याज 14 अरब रुपए था, यानी कि साल की कुल कृषि का उत्पादन का लगभग 1/3। ठीक फ्रेंड्स, देख लो यह हिसाब लगाया गया था कि 1951 में भू लगान का महाजन का ब्याज 14 अरब रुपए था, यानी कि साल की कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग गरीबी बढ़ती गई। ठीक फ्रेंड, परिणाम स्वरूप किसान वर्ग की गरीबी बढ़ती गई। अब आगे देखेंगे पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए व्यवस्था का उदय। ठीक फ्रेंड्स, पुराने जमींदारों की तबाही और नए अर्थव्यवस्था का उदय जो भी है आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से ब्रिटिश शासन ने पिछले कुछ दशकों में बंगाल और मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए थे। ठीक फ्रेंड्स, तबाह हो गए। ऐसा खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को एक राजस्व वसूलने का अधिकार नीलाम करने वाली वारंग हेस्टिंग की नीति के कारण हुआ था। ठीक फ्रेंड, जो मैंने पहले बता दिया है कि मान लो वारंग हेस्टिंग ने ये कहा था, मान लो एक गांव है और उस गांव में जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को पूरा गांव उसको सौंप दिया जाएगा, और मान लो उस पूरे गांव में 100 घर हैं तो उन 100 घरों से वो व्यक्ति जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई थी वही राजस्व वसूलेगा। तो इसके कारण जो जमींदार वगैरह थे ये तबाह हो गए थे। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताएगी, ब्रिटिश शासन के पिछले दशकों में बंगाल मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए थे। ऐसा खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही राजस्व वसूलने का अधिकार नीलामी करने की वारंग हेस्टिंग की नीति के कारण हुआ था। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे, समझा दिया है। बारह अब लिखा है आरंभ में। ठीक फ्रेंड, आरंभ में 1793 के स्थायी बंदोबस्त का ऐसा, ठीक फ्रेंड, स्थायी बंदोबस्त आरंभ में 1793 में स्थायी बंदोबस्त का, ठीक फ्रेंड, स्थायी बंदोबस्त का सरकार कुल लगान का 10/11 भाग लेती थी। ठीक फ्रेंड, जो स्थायी बंदोबस्त वगैरह था तो उसमें सरकार लगान का 10/11 भाग लेती थी, और वसूली संबंधी सख्त कानून ने, ठीक फ्रेंड, और वसूली संबंध सख्त कानून है जिसके तहत राजस्व की अदायगी से विलम्ब होने पर जमींदार संपत्तियां बड़ी कठोरता से नीलामी कर देते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। मान लो अगर सरकार तो लेती थी 10/11 भाग टैक्स का, लेकिन जो इन्होंने कुछ और कड़े नियम बना दिए थे। मान लो अगर कोई किसान है तो उसको 10 तारीख को अपनी EMI भरनी है, किस्त वगैरह भरनी है, तो कुछ भी कारण वो विलम्ब हो जाता था, मतलब देरी हो जाती थी ना किस्त भरने में। या जैसे आज के टाइम बता दूं, अगर EMI भरनी है 10 तारीख को, अगर 10 तारीख को आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस ना हुआ तो वो चेक बाउंस हो जाता था, उसकी पेनल्टी लगती थी। तो वही बात बताई जा रही है कि जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलम्ब, मतलब कुछ देर वगैरह हो जाती थी, तो जो जमींदार वगैरह थे इनकी संपत्तियां बड़ी कठोरता से नीलाम कर देते थे। ठीक, मतलब एक भी दिन ऊपर नीचे होना चाहिए, टाइम पे हमें टैक्स चाहिए, टाइम पे हमें EMI चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारी संपत्तियां नीलाम कर देंगे बड़ी कठोरता से। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सिंपल वे में समझा दिया है। अब आगे चलेंगे। यहाँ से देखिए 1815 तक बंगाल की लगभग आधी वो संपत्ति पुराने जमींदारों के हाथों से निकलकर नए सौदागरों तथा अन्य धनी वर्गों के पास पहुंच चुकी थी। क्यों पहुंच चुकी थी? क्योंकि उसका कारण था ये जो अदाई वगैरह टैक्स वगैरह लेते थे, समझ गए, वो ऊपर जो अभी बताया उसके कारण, मतलब आधी जो भू संपत्ति थी जो पुराने जमींदारों से निकलकर नए सौदागरों और धनी वर्गों के पास पहुंच गई थी, और ये यही चाहते थे। पुराने जमींदार गांव में रहते थे, ठीक है, जो पुराने जो किसान वगैरह थे वो जब गांव में रहते थे, याद है ना, गांव में, ठीक है, पुराने जमींदार गांव में आए थे और रैयतों के प्रति कुछ ऐसी नरमी दिखाने की उनकी परंपरा रही थी। ठीक फ्रेंड्स,
जो पुराने जमींदार वगैरह थे वो गांव में आए थे और वो थोड़ा कम नरमी से टैक्स वगैरह वसूलते थे। ठीक फ्रेंड, रैयतों के प्रति कुछ नरमी दिखाने की परंपरा रही थी, लेकिन जो नए 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 सौदागर थे ना, ये अमीर वर्ग के, ये बड़े दुष्ट थे। ठीक फ्रेंड, वही बात बताई जा रही। सौदागर सौदागर तथा पैसे वाले अन्य वर्ग आमतौर पर शहरों में रहते थे। कुछ कठिन परिस्थितियों का बिना ख्याल किए हुए वे रैयत रैयत से पाई पाई निष्ठुरता से वसूलते थे। ठीक फ्रेंड्स, यही बात बताई जा रही है कि जो पुराने सौदागर वगैरह थे वो थोड़ा नरमी दिखाते थे, लेकिन जो ये नए और जो धनी वर्ग थे ये शहरों में रहते थे। और ये मतलब कोई भी आंधी आए चाहे तूफान, ठीक फ्रेंड्स, आंधी चाहे तूफान आए चाहे फसल नष्ट हो जाए, ये बड़ी क्रूरता से, बड़ी निष्ठुरता से, बड़ी निर्दयता से ये कर वसूल करते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अब देखेंगे बटाईदार। ठीक फ्रेंड्स, ये बटाई भी एक व्यवस्था होती है कृषि की। तो देखिए बटाई, अगर कोई नोट्स बना रहा है तो ये बटाईदार हेडिंग डाल के लिख ले। ठीक फ्रेंड्स, बटाई बटाई एक अन्य प्रक्रिया थी जिसके जरिए इस जमींदारी प्रथा का प्रसार हुआ। ठीक फ्रेंड्स, बटाई एक अन्य प्रक्रिया थी जिसके जरिए एक जमींदारी प्रथा का प्रसार हुआ। जमींदारी प्रथा के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता थी बिचौलियों का उदय। ठीक फ्रेंड्स, इसमें बिचौलिए आ गए थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। बटाईदार मान लो आज भी ये कई जगह गाँव में होती है। बटाई मान लो मेरे खेत हैं, मैं अपने ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे खेत हैं। अगर कोई बंदा है जिसके पास खेत वगैरह है बट वो थोड़े हैं, कम है, बट वो किसी की मतलब मेरे साथ आएगा, पार्टनरशिप कर लेगा 50-50। मतलब मैं कहीं जॉब वगैरह भी करता हूँ, बाकी वो खेत वगैरह मेरे सारा कुछ देखेगा, लेकिन जो भी उसमें खेत में फसल होगी, लागत होगी, ठीक फ्रेंड, जो भी प्रोडक्ट वगैरह लगेगा तो 50-50 बांटा जाएगा। मान लो, तो ये बटाई पे जो भी खेत लेने आया ना मेरे, तो ये कहेगा कि बीज मेरे, खाद तुम्हारी। ठीक फ्रेंड्स, मेहनत मेरी, पानी तुम्हारा, पानी तुम्हारे ट्यूबवेल से लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, या फिर मजदूर की लेबर मेरी और सारा बीज भंडार तुम्हारा, मतलब कुछ भी 50-50। अब जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी, मान लो 10 बोरी गेहूँ की हुई तो 50-50 बांटा जाएगा वो। ठीक फ्रेंड, 5 तेरी 5 मेरी, इसको बटाईदार व्यवस्था कहते हैं। और इस जमींदारी की प्रथा से बिचौलियों का उदय हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। अब आगे देखेंगे कृषि में ठहराव और उसकी अनुमति। ठीक फ्रेंड्स, कृषि में ठहराव और उसकी अनुमति। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, यहाँ कुछ था नहीं पढ़ने के लिए, कभी आपको बिल्कुल देख लो। बटाईदार में इतना ही था यहाँ तक, उसके बाद नीचे कुछ हमारे लिए इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। कभी आपको सर तो बिल्कुल एकदम बाउंसर मार रहे हैं, कुछ समझा ही नहीं रहे। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखेंगे कृषि पर जनसंख्या। ठीक फ्रेंड्स, कृषि के ऊपर देखिए क्या क्या दबाव था। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती दरिद्रता, परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी और यहाँ तक कि उसका अपकर्ष भी होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे हो। समझाता हूँ, जो कृषि है ना, कृषि के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, उसके ऊपर अधिक भू राजस्व, ऋण वगैरह बढ़ता जा रहा था, जमींदारी प्रथा पनपने लगी थी, बढ़ती ऋणग्रस्तता, यानी कि कर्ज इनके ऊपर महाजनों का बढ़ता जा रहा था, किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता, परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी। मतलब धीरे धीरे भारतीय जो कृषि वगैरह थे वो मतलब कम विकसित होने लगी, गतिहीन मतलब कमजोर पड़ने लगी, और यहाँ तक कि उसका अपकर्ष किया जाने लगा। अपकर्ष का मतलब होता है उनके जो खेत वगैरह थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जाने लगे थे। ठीक फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है। देखिए यहाँ से 1901 तथा 1939 के बीच कुल कृषि का उत्पादन 14% कम हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ कम होता जा रहा था कृषि वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय कृषि गतिहीन होती जा रही थी, मंद होती जा रही थी, और इनके खेतों के साइज भी छोटे होते जा रहे थे, जिसके कारण 1901 से 1939 के बीच कृषि उत्पादन में 14% की कमी आई थी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए जमीन, अब जैसे मैंने बताया ना, जमीन के जो खेत वगैरह थे ये छोटे छोटे होते जा रहे थे, वही बात बताई गई। जमीन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई कि उनमें से अधिकांश अपने जोतने बालों का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि जमीन के खेत के टुकड़े इतने छोटे छोटे हो गए थे कि अपने परिवार का गुजारा भी करना मुश्किल हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। यहाँ से इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने धनी जमींदारों में बहुधा जमीन की पूंजी लगाई। ठीक फ्रेंड, जो इंग्लैंड और यूरोप के देश थे, उनके धनी किसान वगैरह या जमींदार थे, तो उन्होंने भी भारतीय जमीन के ऊपर पूंजी लगा रखी थी, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ सके। ठीक फ्रेंड्स, मगर भारत में दूरस्थ जमींदार ने चाहे नए हो या पुराने,
उपयोगी कार्य नहीं किया। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है जो इंग्लैंड के और जो अन्य देशों के, जो यूरोप के देश के थे, जो धनी किसान बहुधा थे, उन्होंने जमीन पर पूंजी लगा रखी थी जिससे यहाँ की उत्पादकता बढ़ सके। मगर भारत में दूरस्थ जमींदारों ने, चाहे वे नए हों या पुराने, कोई उपयोगी कार्य नहीं किए थे उन्होंने। ठीक फ्रेंड्स, भारत की जमीन में उर्वरक बनाने के लिए, यानी कि फसल पैदावार बढ़ाने के लिए बस हल्का फुल्का खर्च कर देते थे दिखाने के लिए। अब वो खर्च कितना करते थे अभी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, यहाँ से देखिए, सरकार कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की सहायता कर सकती थी, मगर सरकार ने अपने ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ठीक फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, जो धनी वर्ग वगैरह थे वो हल्का फुल्का पैसा लगा देते थे दिखाने के लिए। ठीक फ्रेंड, बट सरकार तो साफ ही इनकार कर जाती थी कि हमें इसके बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेनी है। ठीक फ्रेंड, वही बात बताइए, सरकार कृषि के आधार पर आधुनिकीकरण में सहायता कर सकती थी, मगर सरकार ने अपने ऊपर इस प्रकार का कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आगे देखेंगे। सरकार ने 1905 में रेलवे पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, मगर सिंचाई पर उसने 50 करोड़ रुपए से भी कम किए थे खर्च। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। सरकार ने 1905 में रेलवे का जो विकास करने के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए थे। ठीक फ्रेंड्स, मगर सिंचाई पर उसने 50 करोड़ रुपए से भी कम खर्च किए थे। तो देख लो कितना डेवलपमेंट हो सकता था हमारा देश। और क्वेश्चन कई बार यहाँ से ये बनता है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किस वायसराय के काल में हुआ, तो ऑप्शन में वो पता क्या देता है, लॉर्ड डलहौजी जरूर देता है। और कई बच्चे जिन्होंने डीप में नहीं पढ़ा होता ना, तो वो लॉर्ड डलहौजी पे टिक करके आते हैं। ठीक फ्रेंड, क्योंकि उन्हें पता है जब सबसे पहली रेलवे चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में, तो वो डलहौजी पे टिक करके आते हैं, बट वो गलत है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि जब ये क्वेश्चन पूछे ना सबसे पहली रेल भारत में किसके कार्यकाल में चली थी, तो तब उसका आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुआ था, तब उसका आंसर आएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक फ्रेंड, डलहौजी के काल में लगभग 4000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, और लॉर्ड कर्जन के काल में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन की पटरियाँ बिछाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना डिफरेंस, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारतीय कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी पिछड़ी थी। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी पिछड़ी हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी निश्चल बनी रही या पिछड़ी हुई थी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझना। ठीक फ्रेंड्स, आप देखेंगे क्यों पिछड़ी हुई थी, क्योंकि 1951 में, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद की बात है, उसके बाद का आंकड़ा है ये। ठीक फ्रेंड्स, 1951 में केवल 9,30,000 लोहे के हल का इस्तेमाल किया जाता था या करते जा रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, 1951 में केवल 9,30,000 लोहे के हल इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि काठ के हलों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख थी। ठीक फ्रेंड्स, देख लो कितना डिफरेंस था। इस वजह से हमारी कृषि पिछड़ी हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मतलब लोहे के हल थे 9 करोड़ 30 लाख, 9 करोड़ नहीं, ये क्या कहते हैं, 9,30,000 थे, लेकिन लकड़ी के हलों की संख्या थी 3 करोड़ 60 लाख। ठीक फ्रेंड्स, अजैव उर्वरक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता था। ठीक फ्रेंड्स, जो खाद वगैरह थी उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था, जबकि अधिकांश पशु खाद बर्बाद हो जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, पशु कैसे खाद बनाते हैं, जो गोबर, उनकी हड्डियाँ वगैरह होते हैं ना, उनका मल मूत्र वगैरह से जो भी खाद बनती है, तो उसकी बात बताई जा रही है, जबकि अधिकांश पशु खाद बर्बाद होती थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ आप देख भी सकते हैं पशु खाद का उदाहरण दिया हुआ है, गोबर, मल और उनकी हड्डियों वगैरह से जो भी गला गुलों के जो खाद बनती थी। ठीक फ्रेंड्स, वो बात बताई जा रही है, बट इस लाइन से हमें कोई लेना नहीं है। यहाँ से जैसे मैंने मार्क किया है ना, अधिकांश पशु खाद बर्बाद होती थी। 1922-23 में कुल फसल वाली जमीन केवल 1.9% में ही थी। ठीक फ्रेंड्स, 1922-23 की बात बताई जा रही है, कुल फसल वाली ज़मीनें केवल 1.9% में ही उन्नत बीज का प्रयोग होता था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 1.9 यानी कि 2% ही मान लो, 2% बीजों का प्रयोग होता था 1922-23 में, जबकि 1938-39 में यह प्रतिशत बढ़कर 11% पहुंच गया था। मतलब 1938-39 में 11% बीजों का प्रयोग होने लग गया था कृषि में। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। 1939 में पूरे भारत में 6 कृषि कॉलेज थे, जिसमें सिर्फ 1306 स्टूडेंट पढ़ते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये होगी हमारी टेक्नोलॉजी की बात कृषि की।
इस वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योग देखेंगे कैसा था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे ना, 1939 में 6 कॉलेज थे और फिर 1306 बच्चे ही पढ़ते थे उसमें। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे यहाँ से आधुनिक उद्योगों का विकास। भारत में मशीन युग का आरंभ तब हुआ जब 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट, कोयला उद्योगों की स्थापना हुई। ठीक फ्रेंड्स देखिए, भारत में आधुनिक मशीनी युग का आरंभ तब हुआ जब 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट, कोयला खान उद्योगों की स्थापना हुई। पहली कपड़ा मिल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछी हुई है। पहली कपड़ा मिल सूती वस्त्र की ये लगी थी मुंबई में। ठीक फ्रेंड्स, पहली कपड़ा मिल 1853 में कापसजी नाना भाई ने मुंबई में शुरू की। ठीक फ्रेंड्स, और पहली जूट मिल 1855 में सिसरा बंगाल में स्थापित की गई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे 1979। ठीक फ्रेंड्स, 1879 में भारत में 56 सूती मिलें थी जिसमें लगभग 43,000 लोग काम करते थे। ठीक फ्रेंड्स, मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि सिंपल वे में लिखा हुआ है, आप देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, 1879 में भारत में 56 सूती मिलें थी जिसमें लगभग 43,000 लोग काम करते थे। 1882 में 20 जूट की मिलें थी। ठीक फ्रेंड्स, जूट की मिलें 20 थी 1882 में, जो लगभग जो अधिकतर बंगाल में थी और उसमें लगभग 20,000 लोग काम करते थे। ठीक फ्रेंड्स, 20 की 20 बंगाल में थी और जिसमें लगभग 20,000 ही लोग काम करते थे। अब आगे चलेंगे। 1905 में भारत में 206 सूती मिलें हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, 1905 की बात हो रही है। यहाँ 206 सूती मिलें कपड़ों की एस्टेब्लिश हो गई थी जिसमें करीब 1,96,000 लोग काम करते थे। अब आगे देखेंगे कोयला खदान उद्योग। ठीक फ्रेंड, कोयला खान उद्योगों में 1906 में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। ठीक फ्रेंड, मतलब 1 लाख लोग कोयला की जो माइंस वगैरह होती हैं, खाने वगैरह, उनमें काम करते थे 1906 में। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा आधुनिक उद्योग चल रहा है। आगे देखेंगे 20वीं सदी के चौथे दशक में सीमेंट, कागज, दिया सलाई होता है माचिस। ठीक फ्रेंड्स, चीनी और सीसा उद्योग विकसित हुए। ठीक फ्रेंड्स, 20वीं सदी के चौथे दशक में सीमेंट, कागज, दिया सलाई, चीनी और सीसा जैसे उद्योग विकसित हुए थे। आगे देखेंगे विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योगों के ऊंचे मुनाफों की संभावना के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। ठीक फ्रेंड्स, जो विदेशी पूंजीपति थे ये भारत के जो ये सोच रहे थे कि भारत में जाएंगे हम, जो विदेशी हमारे देश की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि वहाँ जाके कह रहे थे, सोच रहे थे हम व्यापार करेंगे और ऊंचे ऊंचे मुनाफों पर मतलब वस्तुओं को बेचेंगे। इसके कारण ये अंग्रेज हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। और दूसरा मेन कारण था क्योंकि यहाँ पर झाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को जो मजदूरी थी ना वो बहुत सस्ती थी और कच्चे माल तुरंत सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते थे और अनेक वस्तुओं के लिए भारत और उसके पड़ोसियों ने तैयार बाजार उपलब्ध कराए थे। इसलिए विदेशी हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे थे भारत में श्रम वगैरह सस्ता है, यहाँ पर कच्चा माल वगैरह तुरंत उपलब्ध हो जाता था और इसमें और जो अनेक वस्तुओं के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों ने जो बाजार तैयार किए थे, इनसे इनका माल तुरंत बिक जाने की उम्मीद में ये आए थे। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। अगर बाई चांस यूपीपीसीएस में, मेंस में या यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए आधुनिक उद्योगों के ऊपर तो यहाँ से आप लिख सकते हो अच्छा खासा। ठीक फ्रेंड, जो हमने पीछे पढ़ाया है और जो हम आप पढ़ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, काफ़ी 200-250 वर्ड की जगह मैं तो कहता हूँ मैं इतना पढ़ा देता हूँ, आप 500 वर्ड लिख दोगे आराम से। आगे देखिए विदेशी पूंजी ने, ठीक फ्रेंड, विदेशी पूंजी ने अनेक उद्योगों में भारतीय पूंजी को दबा दिया। ठीक फ्रेंड, जो विदेशी पूंजी थी उसमें अनेक उद्योगों ने भारतीय पूंजी को दबा दिया। सूती कपड़ा उद्योग के आरंभ में भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा था और 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी उद्योग का विकास भारतीयों ने किया। ठीक फ्रेंड्स, जो विदेशी पूंजी थी उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था की पूंजी को डुबो दिया था या दबा दिया था। सूती कपड़ा उद्योगों के आरंभ में भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अपना देश का कपड़ा ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, यूरोप में बहुत ही अच्छा फेमस बिकता था। बट इन्होंने जब से मशीनरीकरण का उद्योगीकरण हुआ तब से हमारे देश के जो शिल्पकारी बर्बाद हो गए थे, जो हम पीछे पड़ के आए। ठीक है, उसकी बात बताई जा रही है। 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी कपड़ा का विकास भारतीयों ने किया। ठीक है, भारतीयों ने पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश, ठीक है, जो भारतीय पूंजीपति वगैरह थे तो उनको आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों और ब्रिटिश बैंकों की ताकत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है, जो भारतीय वगैरह के जो पूंजी वर्ग था तो वो जो ब्रिटिश एजेंसियां, उनकी जो भी कमेटियां वगैरह थी और जो ब्रिटिश बैंक वगैरह थे तो उनमें ब्रिटिश बैंकों के प्रति ताकत से संघर्ष करना पड़ता। ठीक है, जैसे
अपने इंडिया के लोग लोन वगैरह लेने जाते होंगे या कुछ भी लेने जाते होंगे तो ये बैंक वाले देते नहीं थे। क्यों? क्योंकि सारे बैंक अंग्रेजों के अंडर थे। फिर भारतीय वालों ने ये सोचा क्यों ना हम खुद के बैंक बनाएं, खुद की पॉलिसी वगैरह निकालें। ठीक है, तब आगे देखते हैं। भारतीयों को बैंकों से ऋण मिलने में कठिनाई होती थी, जो अभी बताया मैंने। ठीक है, धीरे धीरे भारतीयों ने धीरे धीरे बैंक और बीमा कंपनियां विकसित करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, जो कि अभी बताया मैंने कि भारतीय वालों ने खुद के बैंक और बीमा कंपनियां विकसित करनी शुरू कर दी थी 1914 में भारत में कुल बैंक जमा में 70% से अधिक पर बैंक विदेशी बैंकों का अधिकार था। ठीक है, मान लो जो कोई 100 बैंक है तो 100 बैंकों में से 70% जो उसमें बैंकों में जो धन जमा होगा तो अंग्रेजों का था। वही बात बताई जा रही है। भारत की कुल बैंकों में जमा 70% से भी अधिक पर विदेशी बैंकों का अधिकार था। 1937 तक इसका हिस्सा बढ़कर 57% हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 1914 तक तो 70% था। फिर हमारे देश वालों ने बैंक वगैरह विकसित किए, खुद के बैंक बनाए, खुद की कंपनियां वगैरह निकाली, तो 1937 में यह आंकड़ा 70 से घट के 57% पे आ गया था। मतलब 13% हमारे देश वालों ने सुधार किया था। मतलब अंग्रेजों की इकोनॉमी वगैरह थोड़ी डाउन हो गई थी। ठीक है, हिस्सा। अब आगे देखेंगे रेलवे भाड़े की दरों ने। ठीक है, रेलवे भाड़ों की दरों ने देसी उत्पादनों की तुलना में विदेशियों से आई वस्तुओं को प्रोत्साहन किया। ठीक है, जो रेल वगैरह थी ये सब अंग्रेजों ने चलाई हुई थी, तो ये अपने माल को ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे, अपने माल को ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। वही बात बताई गई है। रेलवे भाड़ों की दरों ने देसी उत्पादनों की तुलना में, मतलब इंडिया के माल की अपेक्षा विदेशों से आई वस्तुओं को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। मतलब विदेश अपने देश इंडिया की कोई वस्तु नहीं बेचते होंगे, ये बेचते होंगे। ठीक है ना, अगर बेचते भी होंगे तो रेल का किराया भाड़ा बहुत ही हाई क्वालिटी का लेते होंगे अपने इंडिया वालों से। ठीक है, यही बात बताएगी कि विदेशी जो रेल भाड़े की दरें थी उन्होंने देसी चीज़ों को छोड़कर विदेशी से आई जो वस्तुएं थी उनको ज़्यादा प्रेफर किया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, 2-3 बार समझा दिया। अब आगे देखेंगे लोहा और इस्पात उत्पादन। ठीक है, लोहा और इस्पात उत्पादन करने या मशीन बनाने के लिए भारत के पास बड़े संयंत्र नहीं थे। ठीक है, जो लोहा इस्पात करने के लिए भारत या मशीन बनाने के लिए भारत के पास कोई बड़े उपकरण नहीं थे या संयंत्र नहीं थे या यंत्र नहीं थे। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योगों के नाम पर छोटी छोटी मरम्मत करने वाले वर्कशॉप थे। ठीक है, जो इंजीनियरिंग उद्योगों के नाम पर भारत के पास छोटी मोटी दुकानें या गैरेज वगैरह थे। ठीक है, समझ रहे होगे, हिंदी भाषा में लिखा शुद्ध। और धातु उद्योगों के नाम पर थोड़ी सी लोहा और पीतल की फाउंड्रियाँ थी। ठीक है, फाउंड्री हमारा यही वर्कशॉप वगैरह छोटे छोटे वर्कशॉप वगैरह थे जो जिसमें धातु और लोहे का और पीतल का उत्पादन करने के लिए छोटी सी फाउंड्रियाँ थी। फाउंड्रियाँ मतलब जो वर्कशॉप वगैरह खोल लेते हैं ना, कई बार देखा होगा आपने अब आसपास गलियों में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। यहाँ तक हो गया था ना, फाउंड्रियाँ थी। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन बना नहीं है बट फिर भी बन सकता है कि भारत में सबसे पहले उत्पादन इस्पात का कब हुआ था? 1913 में। आगे देखेंगे विद्युत मतलब अब बिजली की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की। विद्युत शक्ति के विकास में भी भारत पिछड़ा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा 19वीं सदी में नील, चाय और कॉफ़ी जैसे बगान उद्योगों का विकास हुआ। ठीक फ्रेंड्स, मशीनों के अलावा भी भारत में 19वीं सदी में नील, चाय, कॉफ़ी और कॉफ़ी जैसे बगानों का उदय हुआ। नील का मतलब तो जानते ही होंगे, जो कपड़े रंगने के लिए काम आता है ना, वो ऐड आती है उजाला चार बूंदा वाला, उस नील की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे यहाँ से ये नील लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक फ्रेंड, नील बंगाल और बिहार में फल फूल रहा था। नील, ठीक फ्रेंड, नील बंगाल और बिहार में फला फूला नील। ठीक फ्रेंड, नील उत्पीड़न पर संजीवन चित्रण प्रसिद्ध बंगला लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में 1860 में किया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नील दर्पण पर कौन सी बुक लिखी गई है। तो ठीक है, ये बात क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दीनबंधु का नाटक कौन सा था? तो नील दर्पण। और नील दर्पण में क्या बताया गया कि जो बिहार और जो बंगाल में जो भी नील की खेती वगैरह करते थे ना किसानों को, उनकी दुर्दशा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दीनबंधु का नाटक था नील दर्पण। इसमें किसानों की दशा, जो नील की खेती करते थे उनकी बहुत ही बुरी दशा हो जाती थी नील की खेती करके, क्योंकि जो नील उगाता है ना वो उसी से पूछो जाके, वेरी टफ है ये भी काम करना नील उगाने का। क्योंकि वो खेत के एक 2/3 हिस्से पे, पता नहीं 2/3/20 हिस्से पे होता था खेत, ऐसे होता था ना चकोर, तो वो
इस एरिए पे ऐसा उगाते थे, और जहाँ जहाँ ये नील उगती थी ना, तो जो ये हिस्सा खाली वगैरह रह जाता था, तो मतलब आधे खेत पे आपने नील उगा दिया, आधे पे कुछ और उगा दिया। तो और उगाने के बाद जो ये नील है ना, नील के जो पौधे वगैरह थे, इनकी जड़ें इतनी वैसी थी, तो जो और खेती करते थे ना, मान लो आधे पे नील उगा दिया, आधे पे गेहूँ, तो वो गेहूँ को भी नहीं होने देता था। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसी खेती थी। तो मतलब जो गेहूँ की फसल इसके बगल वगैरह में होती थी ना, तो उन पौधों को भी ये ठीक से विकसित नहीं होने देता था। ठीक फ्रेंड्स, तो इस वजह से इनकी काफ़ी कठिनाई हो रही थी नील को उगाने में किसानों को। समझ गए होंगे। आगे चलेंगे। चाय चाय का विकास। चाय उद्योग का विकास 1850 के बाद असम, बंगाल और दक्षिण भारत तथा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, अब ये एक नोट लिखा हुआ है। चाय उद्योगों पर विदेशी स्वामित्व। ठीक फ्रेंड्स, चाय उद्योगों पर विदेशी स्वामित्व होने के कारण सरकार ने लगान मुक्त जमीन और अन्य सुविधाएं देकर उनकी सहायता की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो चाय का विकास हुआ था 1850 में बंगाल, असम, दक्षिण भारत और हिमाचल की पहाड़ियों पर। और जो चाय वगैरह के जो मालिक वगैरह थे चाय बागान के, ये सब अंग्रेज थे, तो सरकार भी उनको मतलब फ्री भूमि दे देती थी, कोई टैक्स नहीं लगता था उनके ऊपर। टैक्स नहीं लगता था, और उसके बाद काफ़ी और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी सरकार। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। कॉफ़ी बागानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, कॉफ़ी बागानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ था, जो भी आज आज के टाइम पे भी आपको पता ही होगा। कॉफ़ी वगैरह असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और कर्नाटक वगैरह में होती है ना, तो वही बात बताई गई। कॉफ़ी बागानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, उसके भारतीयों के। ठीक फ्रेंड्स, उसके भारतीय अधिकांश उत्पादन विदेशी बाजारों में बिकते थे, और बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल ब्रिटेन में होता था। ठीक फ्रेंड्स, ये उनकी बात बताई जा रही है। जो अंग्रेजों वगैरह के मालिक थे ना, बागान मालिक जो वगैरह थे, तो उनके भारतीयों के अधिकांश उत्पादन विदेशी बाजारों में बेचते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो भारत से जो भी उत्पादन करते होंगे जो बागान मालिक थे, तो उनकी बिक्री वगैरह होती थी। ठीक फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी दरों पर। जो भी बिक्री से जो भी आय वगैरह प्राप्त होती थी। आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। औद्योगिक प्रगति 19वीं सदी में सूती कपड़ा और जूट उद्योगों तथा चाय बागानों और तथा 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी और सीमेंट तक ही सीमित रही। ठीक फ्रेंड्स, जो औद्योगिक प्रगति वगैरह थी 19वीं सदी तक सूती कपड़ा, जूट उद्योग, चाय बागानों, 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी, सीमेंट उद्योग तक सीमित रही थी। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। भारत में औद्योगिकरण की नगण्यता ना के बराबर। ठीक फ्रेंड्स, भारत के औद्योगिकरण की नगण्यता इस तथ्य से स्पष्ट की जा सकती है कि 1951 में 35 करोड़ 70 लाख की कुल जनसंख्या में से केवल 23 लाख लोग आधुनिक उद्योगों में लगे हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। हमारे देश की 1951 में जनसंख्या थी 35 करोड़ 70 लाख, और उस जनसंख्या में से केवल 23 लाख लोग आधुनिक उद्योगों में लगे हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। भारतीय योजना आयोग ने हिसाब लगाया है कि प्रोसेसिंग तथा विनिर्माण में लगे लोगों की संख्या 1901 में 1 करोड़ 3 लाख थी, जो बढ़कर 1951 में 1 करोड़ 88 लाख हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, जो योजना आयोग था ना भारत का, पहले उसने हिसाब लगाया था, जिसकी ये योजना आयोग था ना, अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जब देश आज़ाद हुआ था उसके की बात बताई जा रही है उस टाइम की, कि योजना आयोग ने हिसाब लगाया था कि प्रोसेसिंग और विनिर्माण में लगे लोगों की संख्या 1901 में 1 करोड़ 3 लाख थी, जो बढ़कर 1951 में 1 करोड़ 88 लाख हो गई थी। यद्यपि इस दौरान जनसंख्या लगभग 40% वृद्धि हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखेंगे 1951 तक। ठीक है, 1951 तक तकनीकी शिक्षा बहुत पिछड़ी रही थी। ठीक फ्रेंड्स, तकनीकी क्या, भारत उस टाइम सब कुछ पिछड़ा हुआ था भारत में, तो वो बात बताई जा रही है कि भारत में 1951 तक इंजीनियरिंग शिक्षा तकनीकी शिक्षा पिछड़ी हुई थी। टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। तो 1951 तक तकनीकी शिक्षा बहुत पिछड़ी रही। 1939 में देश भर में 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें कि 2217 स्टूडेंट पढ़ते थे। ठीक है, 1939 में 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें कि 2217 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देख लो फ्रेंड, अपना डाटा इवन क्वालिटी का है ना, बिल्कुल डीप में, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, बिल्कुल डीप में लेके जाऊंगा। अब आगे चलते हैं। देश के सीमित उद्योगों का विकास भी एक। ठीक फ्रेंड्स, देश के सीमित उद्योगों का विकास भी सामाजिक परिणाम। ठीक फ्रेंड्स, विकास भी सामाजिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज दो नए वर्गों। ठीक फ्रेंड्स, कि भारतीय समाज 2 नए वर्गों में बट गया था। अब आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स,
समझ रहे हो कि देश में सीमित औद्योगिक विकास का भी सामाजिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज दो सामाजिक वर्गों, आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक वर्ग थे ना, दो सामाजिक वर्गों, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। ठीक फ्रेंड्स, जो भारतीय समाज दो वर्गों में, पहला वर्ग था औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और दूसरा था आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। यद्यपि वे वर्ग भारतीय जनसंख्या के अत्यंत छोटे भाग थे, तथापि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, आर्थिक। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, यद्यपि वे वर्ग भारतीय जनसंख्या के अत्यंत छोटे भाग थे, तथापि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, आर्थिक संगठन की प्रणाली, नए सामाजिक प्रबंधों, नए विचार और नई दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये वर्ग वगैरह थे, जो इनकी बात बताई जा रही है, यद्यपि वे वर्ग भारतीय जनसंख्या के बहुत अत्यंत छोटे भाग थे, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नई आर्थिक संगठन की प्रणाली, नए सामाजिक संबंधों, नए विचारों और नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक फ्रेंड्स, आप देखेंगे दरिद्रता का काल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि हमारे देश में कितनी दरिद्रता थी और कितने लोग भूखमरी से मर गए थे, अकाल से। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि लगभग आधी जनसंख्या इस अकाल ने खत्म कर दी थी हमारे देश में। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अधिकतर भारतीय हमेशा भूखमरी की कगार पर रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो ये बताया जा रहा है लगभग ज़्यादातर लोग भूखमरी की कगार पर जीते थे। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटिश आर्थिक शोषण, देसी उद्योगों का ह्रास। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटिश आर्थिक शोषण, देसी उद्योगों का ह्रास। ठीक फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश शोषण कर रहे थे और जो देसी धंधे वगैरह थे वो खत्म हो चुके थे, उनकी जगह लेने के लिए आधुनिक धंधों की विफलता, करों की ऊंची दरें, भारत से धन ढोकर ब्रिटेन ले जाना। ठीक फ्रेंड, ये बात मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि अंग्रेज हमारे देश में, कुछ लोग कहते हैं कि ये करने आए थे, वो करने आए थे, वो कुछ नहीं करने आए थे, वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, लेकिन उनके दिमाग में वो एक ही टारगेट सेट करके आए थे अपने माइंड में कि हमें इस देश पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है और अपने देश ले जाना है। ठीक फ्रेंड्स, अपने देश ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है हमें, तो वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखो लिखा है ना, भारत से धन ढोकर इंग्लैंड ले जाना और कृषि का एक पिछड़ा हुआ ढांचा तथा गरीब किसानों का जमींदारों, भूस्वामी, राजाओं, महाजनों, व्यापारियों और राज्य द्वारा शोषण, इन सबने भारतीय जनता को अतिरिक्त गरीब या दरिद्र बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, उसे प्रगति नहीं करने दी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे इस पहले का, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस टाइम हमारे देश की आधी जनसंख्या भुखमरी के कगार पर थी। ब्रिटिश शोषण कर रहे थे और उन्होंने भारतीय धंधों को ठप कर दिया था, उनकी जगह आधुनिक उद्योगों में विफलता थी, कर वसूल रहे थे ऊंची दरों पर। ठीक फ्रेंड्स, भारत का जो पैसा वगैरह था वो ढोकर इंग्लैंड ले जा रहे थे। उसके बाद कृषि में भी भारत पिछड़ा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, भारत कृषि में भी पिछड़ा हुआ था और किसानों के ऊपर जमींदारों, भूस्वामी, राजाओं और महाजनों, व्यापारियों और राज्य द्वारा शोषण, इन सब ने भारतीय जनता को बहुत ही गरीब बना दिया था। मतलब ये जमींदार टैक्स लेते थे, भूस्वामी टैक्स लेते थे, राजा वगैरह अलग नजराना लेते थे, तो इसी सब ने भारत को प्रगति नहीं करने दी, भारत की जनता को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। जनता की दरिद्रता कई प्रकाष्ठा अकालों की एक श्रृंखला में हुई। ठीक फ्रेंड्स, जनता मतलब पहले तो मर ही रही थी, लेकिन जब ये अकाल वगैरह आते थे तो बिल्कुल ही मर जाती थी हमारे देश की जनता। वही बात बताई जा रही है कि जनता की दरिद्रता कई प्रकाष्ठा अकालों की एक श्रृंखला में हुई। अब देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। इसमें पहला अकाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860-61 में पड़ा, जिसमें 2 लाख आदमियों की जान ले ली। ठीक फ्रेंड्स, पहला अकाल उत्तर पश्चिम में पड़ा था, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 1860-61 में पड़ा था, जिसमें 2 लाख लोगों की जान चली गई। दूसरा अकाल देखते हैं 1865-66 में अकाल ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास को धर दबोचा, 20 लाख लोगों की जान ले ली। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, इतनी भुखमरी थी और ऊपर से अकाल पड़ जाता था, तो 2 लाख यहाँ और 20 लाख यहाँ, 22 लाख लोग तो ऐसे मर गए। अब इसके बाद देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने मोस्ट जो अकाल वगैरह पड़े थे ना, वही मैंने पेंसिल से मार्क किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है ना, 1865-66 में अकाल ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास को धर दबोचा, मतलब 20 लाख लोगों की जान ले ली। और इसमें से केवल 10 लाख लोग, मतलब 20 लाख लोगों में से 10 लाख लोग तो कहाँ के थे,
उड़ीसा के थे। ठीक है फ्रेंड्स, बट आप इस लाइन को अवॉइड करना, जो जो मैंने पेंसिल से मार्क किया आप उस पर फोकस करना। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे 1868-70 के अकाल में 14 लाख लोगों से अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुंबई, पंजाब में मारे गए। ठीक फ्रेंड्स, 14 लाख लोग 1868 और 70 के बीच में अकाल पड़ा था, वहाँ मारे गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुंबई और पंजाब में मारे गए। अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे सबसे भयंकर अकाल 1876-78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे कहाँ से कौन कितने लोग मरे थे। तो महाराष्ट्र में 8 लाख। ठीक फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में 8 लाख, मद्रास में 35 लाख। मैसूर ने अपनी करीब 20% जनसंख्या से हाथ धो बैठा। ठीक फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में 8 लाख, मद्रास में 35 लाख। मैसूर मैसूर की जनसंख्या लगभग 20% मर गई थी उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, मैसूर करीब 20% जनसंख्या से हाथ धो बैठा। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोग मारे गए सूखे का कारण। ठीक फ्रेंड्स, अब ये अकाल पड़ा था, अब सूखा पड़ जाता है। सूखे के कारण 1896-97 में और फिर 1899-1900 में देशव्यापी अकाल पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, अब सूखा आ गया तो सूखे में देखेंगे कितने लोग मरे थे। 1896-97 के अकाल में 9 करोड़, ठीक फ्रेंड्स, 9.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, प्रभावित हुए थे और करीब 45 लाख लोग मारे गए थे। ठीक फ्रेंड्स, जब ये 1996-97 में सूखा पड़ा था तो करीब 9.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे इससे और 45 लाख लोग मर गए थे। 1899 और 1900 के अकाल अकाल इसके तुरंत बाद ही आया था और यह सबसे व्यापक तबाही हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, देख लो कितने लोग मरे थे। ठीक फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो सकती है क्योंकि गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो उनके बच्चे टीवी देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप उसे अवॉइड करना, सिर्फ मेरे पे फोकस करना, मेरी वॉइस पे। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम हंटर ने स्वीकारा था। ठीक फ्रेंड्स, जो इंपीरियल गजेटियर का संकलन करता था विलियम हंटर, उसने स्वीकारा था, यानी कि उसने माना था कि भारत में 4 करोड़ लोग अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत पड़ गई है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये विलियम हंटर था इसने ये कहा था कि भारत में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब खाली पेट रहने की आदत पड़ गई है। ठीक फ्रेंड्स, 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत पड़ गई है 20वीं सदी में। ठीक फ्रेंड्स, 20वीं सदी में एक भारतीय को उपलब्ध भोजन की मात्रा का 1911 और 1941 के बीच 30%, ठीक फ्रेंड्स, मात्रा में 1911 और 1941 के बीच 30 वर्षों के दौरान 29% की कमी आई थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब देख लो इन 30 वर्षों के दौरान जो हमारे देश की जो व्यापक जनता वगैरह थी वो 4 करोड़ लोग भूखे सोते थे, तो उसमें भी 29% की कमी बताई गई थी यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे आय संबंधी प्रसिद्ध विशेषज्ञ लो लोलिन, ठीक फ्रेंड्स, जो कोलिन क्लार्क लिखा हुआ है, जो ये क्लर्क था ना, आय संबंधी प्रसिद्ध विशेषज्ञ कोलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया कि 1925 से 1934 के दौरान संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी। ठीक फ्रेंड्स, ये लोलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया था कि सबसे ज़्यादा कम चीन और भारत वालों की आय थी, और जबकि एक अंग्रेज की आय भारत के एक आदमी की आय से 5 गुना ज़्यादा थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे भारत की जो जीवन प्रत्याशा थी ना, मतलब भारतीय लोग कितनी लंबी जिंदगी जी सकते थे उसके बारे में बताया गया कि भारतीय लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। ठीक है, मतलब एक भारतीय 32 साल तक जी सकता था। अधिकतर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों की औसत आयु 60 वर्ष थी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बताया गया ना कि भारत का कोई नागरिक वगैरह हुआ, उस टाइम की बात हो रही है, तो भारत का नागरिक 32 वर्षों तक जिंदा रह सकता था, इतनी इसकी आयु नापी गई थी। और जो अधिकतर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश थे उन लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी कि वो 60 वर्ष तक जिंदा रहते थे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, हमारे देश की कम इतनी क्यों है, क्योंकि लगभग 4.5 करोड़ लोग तो भूखे ही रहते थे उस टाइम, जो अभी पीछे पड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, और आर्थिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तो आगे चलते हैं। भारत का आर्थिक पिछड़ापन उसकी निर्धनता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि भारत जो पिछड़ा हुआ था और गरीबी भारत में पनप रही थी, तो उसका कारण जो प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत उच्च मात्रा में थे, इवन क्वालिटी के, बट अंग्रेजों ने उन सब की ऐसी तैसी करके रख दी। आगे चलते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या यहाँ के लोगों में अंतर्निहित कोई चरित्रमक अंतर्निहित कोई चारित्रिक कमी अथवा क्षमता का अभाव भारत की गरीबी का कारण नहीं था। यही बात ऊपर जो मैंने बताई है कि भारत में ना तो भौगोलिक किसी चीज़ की दृष्टि से भारत बिल्कुल संपन्न देश था उस टाइम, और यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत ही अच्छे थे। भारत के लोगों में कोई
चारित्रिक मतलब भारत के लोगों के चरित्र में कोई कमी नहीं थी। ठीक फ्रेंड, क्षमता का कोई अभाव नहीं था, पूरे मतलब हष्ट पुष्ट थे, अच्छा ज्ञान वगैरह था, लेकिन और ठीक फ्रेंड्स, तथा क्षमता का अभाव भारत की गरीबी का कारण नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ के लोग पूरे विकसित थे, भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, प्राकृतिक संसाधन वगैरह थे, जो भारत के लोग थे उनके उनमें कोई चारित्रिक कमी वगैरह नहीं थी। तो ये सब मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि भारत इन कारणों के इन सब चीज़ों की वजह से गरीब था। ठीक फ्रेंड्स, गरीब मैंने बता दिया किस कारण था, क्योंकि अंग्रेज इतनी तेज़ी से दोहन कर रहे थे, मतलब शोषण कर रहे थे या अपने यहाँ से माल ढोकर इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो इसके कारण बहुत गरीबी छा गई थी यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो वास्को डी गामा आया था ना, वो 48 जहाज भर के हमारे देश से गोल्ड लेके गया था। देख लो, एक समुद्री जहाज कितना बड़ा होता, तो 48 जहाज सोना लेके वो गया था यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए होगे इस पूरी लाइन का मतलब ये था हमारा आज का चैप्टर। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए पढ़ने के, तो इसके बाद चैप्टर नंबर आएगा 9 हमारा। ठीक फ्रेंड्स, और एक बात और बता दूं, आपकी जो MCQ टेस्ट सीरीज है वो लगभग तैयार हो गई है। जैसे ये कंप्लीट वगैरह होगी बुक, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और उससे पहले भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि निचोड़ की वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। जो पहली वीडियो हमारी आएगी इन तीनों बुकों का निचोड़, जो भी हिस्ट्री की बुक है रामशरण शर्मा की बुक, और जो ये चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा की बुक, और सतीश चंद्रा की बुक, ये जो तीनों UPSC और PCS के लिए रेफर की जाती है, इन तीनों बुकों का निचोड़ की वीडियो मैं आपको 5-6 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, और उसके बाद 20 यानी कि 2100 क्वेश्चन बिल्कुल हाई लेवल के करवाऊँगा आपको, जिसमें क्वेश्चनों का प्रतिशत रहेगा 80% टफ और 20% ईजी। ठीक फ्रेंड्स, तो आप बस जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।